हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं सिक्स सेमेस्टर को कोरिकुलर कोर्स की आंसर की। और ये क्वेश्चन पेपर है CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हैं और सब के सब आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, मस्तिष्क इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इजी पेपर होता है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। सोचोगे सही ऑप्शन टिक लगा दोगे। निम्न से कौन सा व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निरर्थक नहीं है। आप बोलोगे सर आनुवांशिकता, यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। कौन कौन इस पे लगा के आया फटाफट तेजी से कमेंट कर दो। चलिए क्वेश्चन 3 है, कौन एक व्यक्ति को अपने विचारों को रखने और अपने ज्ञान को बांटने में मदद करता है। तो वो करता है कम्युनिकेशन, यही तो वो चीज़ है, क्योंकि यार यूनिट का यानी कि पेपर का नाम ही यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्न से कौन सा व्यक्तित्व का पारिवारिक निर्धारक नहीं है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परिवार का आकार, परिवार का वातावरण, पारिवारिक भूमिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समूह स्टेटस, समूह समन्वय तथा पूर्वग्रह, ठीक है, व्यक्तित्व के डॉट 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 निर्धारक हैं। क्या है? शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक। आप डी पे टिक लगा दो। 5वें का डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। वैसे होने चाहिए थे यार, है ना, डी नंबर होना चाहिए था। समूह स्टेटस, समूह समन्वय तथा पूर्वाग्रह व्यक्तित्व के डॉट 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 निर्धारक हैं। बी पे आप टिक लगाओ, सामाजिक इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 5 का आपने बी पे टिक लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व के संवेगिक निर्धारक हैं। अरे कैसा क्वेश्चन है यार, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के संवेगिक निर्धारक है। सकारात्मक संवेग, संवेगात्मक वचन, संवेगात्मक विघटन, अप्रोत्सवी। तो राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, अप्रोत्सवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 7 है, शैक्षिक उत्कृष्टता, शैक्षिक ग्रेड और सम्मान व्यक्तित्व के डॉट 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 निर्धारक होते हैं। पारिवारिक, संवेगात्मक, शैक्षिक या शारीरिक। तो 7 का आप सी पे टिक लगाओ, शैक्षिक इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ो 8, नौकरी पर रखने की प्रक्रिया में कौन सा साक्षात्कार टेलीफोन साक्षात्कार के बाद किया जाता है। समूह साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार, साइलेंट वीडियो साक्षात्कार, फेस टू फेस साक्षात्कार, अबे इंटरव्यू बोलते हैं, ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, साइलेंट वीडियो इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। तो नौकरी पर रखने की प्रक्रिया में कौन सा साक्षात्कार टेलीफोन साक्षात्कार के बाद किया जाता है। तो वो किया जाता है फेस टू फेस साक्षात्कार, है ना, फेस टू फेस इंटरव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा पहले, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन बताना। एक सतत कार्य पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए कौन से रिज्यूम का फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है। देखो सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें। एक सतत कार्य पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए कौन सा रिज्यूम का फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है। आप बोलोगे सर ये जो तुम देख रहे हो ना क्रोनोलॉजिकल, ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया होता है। अगला क्वेश्चन 10 देखो जरा, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको पहले ज़रा विलू कर लेता हूँ। ओके, एक समूह परिचर्चा को करने का कौन सा तरीका सामान्य नहीं है। एक समूह परिचर्चा को करने का कौन सा तरीका सामान्य नहीं है। आप बोलोगे सर टेलीफोन परिचर्चा इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके सर। 11 देखो, संरचित साक्षात्कार के लाभ हैं। संरचित साक्षात्कार के क्या लाभ हैं यार, संरचित साक्षात्कार के क्या लाभ हैं। आप बोलोगे यहाँ आप डाटा प्रोसेसिंग आसान होता है, बिल्कुल राइट है, यानी कि एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़, उच्च शुद्धता संभव है, मानकीकृत पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ डी नंबर पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन 12 देखो जरा, समूह चर्चा का सामान्यतः प्रथम चरण क्या होता है। चारों ऑप्शन पढ़ो
और वो ऑप्शन देखो जो आप सही सही टिक लगा का है। पेपर सबको मिलता है, CCSE यूनिवर्सिटी वाले सब बच्चों को पेपर देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें पेपर मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप बी पे टिक लगा दो, विषय बताना और परिचय कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा, समूह चर्चा के समापन चरण में क्या करना अच्छा रहता है? समूह चर्चा के समापन चरण में क्या करना अच्छा रहता है? मुख्य बिंदु और निष्कर्षों का संक्षेपण करना, चर्चा का नया विषय बताना, दूसरे प्रतिभागी के विचारों को चुनौती देना, उपरोक्त सभी। तो यार मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मुख्य बिंदु और निष्कर्षों का संक्षेपण करना, यही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक समूह चर्चा में प्रतिभागी द्वारा कौन सी गलती सामान्यता की जाती है? एक समूह चर्चा है और उसमें प्रतिभागी द्वारा कौन सी गलती सामान्यता की जाती है? आप बोलोगे सर बी नंबर, दूसरों को बोलने ना देना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। भाई अब समूह चर्चा हो रही है यार, अब एक व्यक्ति लगातार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, दूसरे की सुन ही ना रहा, तो ये गलत चीज़ होती है समूह चर्चा में। दूसरे को भी बोलने का मौका देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, एक समूह चर्चा में प्रतिभागी कौन सी गलती सामान्यतः की जाती है? दूसरों के बोलने ना देना, यही राइट ऑप्शन है। 15वां देखते हैं, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी व्यक्तित्व प्रकार किसने बताए हैं? मेस्लो ने, स्किनर ने, पावलॉव में या सेल्डन ने? तो ज़्यादातर आपने कौन सा नाम सुना है? सेल्डन, हाँ यही डी नंबर पे टिक लगा दो। चलिए 16 देखते हैं, स्थूलकाय प्रकार, कृशकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया? सी पे आप टिक लगा दो, क्रेस्मर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, किसने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है? किसने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है युंग। युंग इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ जुंग और यहाँ लिखा हुआ हिंदी में युंग, है ना। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन 18 देखते हैं, ऐसी ऐसी गलती हो जाती हैं। आइजैक के अनुसार स्थिरता का विपरीत ध्रुव कौन सा है? अबे यार ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से पूछ लिया भाई इस बार। आइजैक के अनुसार स्थिरता का विपरीत ध्रुव कौन सा है? आप बोलोगे मनोविकृतता, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता या स्नायु विकृति। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वो आप डी पे टिक लगाओ, स्नायु विकृति इज़ ए राइट ऑप्शन, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्न से कौन व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारण नहीं है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, निम्न से कौन व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारण नहीं है? तो आप बोलोगे ये जो बी नंबर है हमारा ह्यूमर, यही राइट ऑप्शन है ना। चलिए 20 देखते हैं फटाफट 23 से। अरे क्या क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की बीमा कौन सी है? शीत गुण, अभिप्रेरण, चित्त प्रकृति, चरित्र। तो व्यक्तित्व की बीमा कौन सी है? शील गुण, अभिप्रेरण, चित्त प्रकृति, चरित्र। तो राइट ऑप्शन इसका जो है ना, देखो अरे चारों पे टिक लगा दो, चारों ही सही हैं यार। डी पे आप टिक लगाओ, 1 2 3 एंड 4। चलिए 21वां देखते हैं, क्या दमदार और टिकाऊ क्वेश्चन आया है। पेशेवर स्थिति बनाए रखने के लिए एक समूह चर्चा में क्या नहीं करना चाहिए? तो वो जो ये तुम देख रहे हो ना, साथ वाले के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 22 देखो, एक सामान्य इंटरव्यू के लिए एक महिला अभ्यर्थी को कैसे जूते पहनने चाहिए? भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार इंटरव्यू की, मुझे लगा है तैयारी करवा के मानेंगे पेपर वाले आज। कैजुअल जूते, हाई हील जूते, सैंडल, क्लोज टू जूते। तो इंटरव्यू के लिए महिला अभ्यर्थी को कौन से जूते पहनने चाहिए? तो मैं तो भैया ये वाले बोलूँगा, क्लोज टू जूते, ठीक है, क्लोज टू शूज़। चलिए 23 देखते हैं, बेल्ट का रंग चुनने के लिए पुरुषों के लिए सामान्य नियम क्या है? बेल्ट का रंग जूतों के रंग से मिलान होना चाहिए। अब इतना कौन ध्यान दे रहा है यार, लड़के तो ख़ास तौर पे कोई मैचिंग नहीं होती है, बस बेल्ट होनी चाहिए बढ़िया वाली, पहन ली बस। और आजकल तो लड़के वो वाली बेल्ट पहनने हैं कि अगर कहीं लड़ाई हो गई तो बेल्ट निकाल कर फेर दी जाए बढ़िया करके, चमड़े वाली बेल्ट। बेल्ट का रंग पंग कोई ना देख रहा। बेल्ट का रंग चुनने के लिए पुरुषों के लिए सामान्य नियम क्या है? तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, बेल्ट का रंग जूतों के रंग से मिलान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 24 देखते हैं, ग्रूमिंग टर्म का संबंध किससे है? ग्रूमिंग टर्म का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो, सेल्फ प्रबंधन से, ओके। 25 देखो, स्वयं के संवेगों, व्यवहार और विचारों को प्रभावशील तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता को कहते हैं।
है स्वयं के संवेगों, व्यवहार और विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता को कहते हैं। तो वो कहते हैं ए और बी दोनों, सेल्फ मैनेजमेंट भी कहते हैं और सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 26, जिंजिवाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है? जिंजिवाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जो ये बी नंबर आप देख रहे हो ना, कमज़ोर ओरल हाइजीन, यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके, 27 देखो, डेंटल हाइजीन में फ्लोराइड का प्रयोग सामान्यतः सहायता करता है, सामान्यतः सहायता करता है वो दांतों के क्षय को रोकने के लिए। ओके, चलिए 28, निम्न में कौन सुख के सिद्धांत पर कार्य करती है? इड, ईगो, सुपर ईगो या लिबिडो? पढ़ा है ये क्वेश्चन आपने? चलिए देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही लगा आया। इड जो है यानी कि ID इज़ अ राइट ऑप्शन, सुख के सिद्धांत पर कार्य करती है। 29 देखो, निम्न से कौन लेटिन शब्द परसोना से लिया गया? परसोना से, तो परसोना से जो लिया गया ना वो ये लिया गया पर्सनैलिटी, क्योंकि यार पेपर का नाम नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी लिया गया। पर्सनैलिटी बना के रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। किसने अपनी व्यक्तित्व की परिभाषा में गद्यात्मक संगठन, मनोशारीरिक तंत्र जैसे टर्म का उपयोग किया है? किसने वो किया है? इन्होंने ऑलपोर्ट ने। 31 देखो जरा, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो ऐसे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तो ए और बी दोनों होते हैं। कहाँ लग रहा है आपको? लगा दूं सी पे? हाँ लगा दो सर, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हम तो इसी पे लगा कर आते हैं बेझिझक, बिना पढ़े लगा आते हो। हाँ बिना पढ़े। निम्न से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? एल्डर, बंदूरा, स्किनर, वाटसन? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, एल्डर इज़ द राइट ऑप्शन, एडलर, है ना। अच्छा 33 देखो, इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? तो युंग ने, एडलर ने या केटल ने या फ्राइड ने? क्या लग रहा है आपको? वो दिया भाई साहब, फ्राइड इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा 34 देखो जरा, देखते हैं आज 34 का कौन कौन बिल्कुल सही ऑप्शन बताएगा। जल्दी बताओ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो पहले। कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? उपरोक्त सभी 16 PF यानी कि MMPI, MPI, ऑल ऑफ द एबव, डी पे आप टिक लगा दो, राइट ऑप्शन। 35, बड़े 5 कारक सिद्धांत किससे संबंधित हैं? बड़े 5 कारक सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो आप बोलोगे ये जो तुम देख रहे हो ना व्यक्तित्व, इससे संबंधित हैं। बड़े 5 कारक सिद्धांत व्यक्तित्व से संबंधित हैं। ओके, 36 देखो, TAT है एक ... परीक्षण। TAT तो क्या है? ये एक परीक्षण है। अब ये शाब्दिक परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, या प्रेक्षेपीय परीक्षण है, या शारीरिक भाषा परीक्षण है? तो यहाँ पर आप 36 का राइट ऑप्शन सी पे लगा दो, प्रेक्षेपीय परीक्षण है ये, ठीक है, प्रोजेक्टिव। 37 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज डेवलप्ड वाई जुंग? अरे कहीं जुंग है तो यहाँ पे बाई लिखता है ना, हिंदी में युंग लिखे पड़ा है, इंग्लिश में जुंग लिखे पड़ा, पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे? युंग ने निम्न से कौन सा परीक्षण बनाया है? युंग ने कौन सा परीक्षण बनाया? तो भाई साहब इन्होंने बनाया ये वाला WAT, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। 38 देखो, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये तो आते ही है पेपर में, फ्राइड ने दिया, ठीक है। 39 देखो, व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये दी उन्होंने, गिलफोर्ड ने। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे दिए एग्जाम पेपर में यार। 40 देखो, कौन सी व्यक्तित्व आविष्कारिक नहीं है? कौन सी व्यक्तित्व आविष्कारिक नहीं है? तो ये जो है ना तुम ये वाला जो तुम देख रहे हो SCT, ये आविष्कारिक नहीं है, आविष्कारिका नहीं है। 41 देखो, कौन सा व्यक्तित्व मापन में प्रयोग नहीं किया जाता? मापन में प्रयोग नहीं किया जाता, ये जो तुम देख रहे हो ना एनोवा, बी में टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। 42, स्याही धब्बा परीक्षण है एक प्रकार का प्रश्नावली? हो सकता है, नहीं हो सकता। रेटिंग स्केल कभी नहीं हो सकता, या प्रोजेक्टिव टेस्ट, हाँ ये हो सकता है। आविष्कारिका तो प्रक्षेपी परीक्षण, यही राइट ऑप्शन है 42 का। चलिए 43 देखते हैं, यानी कि इंटरव्यू इज़ ए कन्वर्शन विद मज़ा, अनौपचारिकता, उद्देश्य, मित्रतापूर्ण। तो इंटरव्यू क्यों लिए जाते हैं? वो एक पर्पस के लिए लिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि मज़े के लिए ले रहे हैं हम, कि मज़े में भैया हमने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। इंटरव्यू का मतलब ही क्या होता है? एक पर्पस होता है बच्चे को पहचानने का,
चलो अब मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ उस बारे में। 44 देखो, एक सामूहिक विमर्श में एक व्यक्ति को डॉट 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 द्वारा संचार करना चाहिए। एक सामूहिक विमर्श में अनदेखापन, उपलब्धि या ज्ञान। भैया किस पे टिक लगा दें? आप कहो तो मैं ए पे टिक लगा दूं। हाँ, ज्ञान, नॉलेज इज़ द राइट ऑप्शन। 45 देखते हैं, निम्न में किसको हाइजिया सबसे लिया गया है? तो वो लिया गया बी को, हाइजीन इज़ ए राइट ऑप्शन। 46 देखो, संप्रेषण के संबंध में क्या सत्य है? तो वह है डी, उपरोक्त सभी पे टिक लगा दो, बेझिझक। 47 देखो, कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो वो है तुम्हारे पास भी, अनुभव जो है ना, ये संचार प्रक्रिया का एलिमेंट नहीं है। ओके, अनुभव जो होता है ये कैसे हो सकता है यार? अनुभव कैसे हो सकता है? मनोविज्ञान में किसने सेल्फ का संप्रत्यय दिया था? हैं, मनोविज्ञान में किसने सेल्फ का संप्रत्यय दिया था? तो वो दिया था रोजर्स ने। रोजर्स इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए 49, इमोजी किस प्रकार के संचार का रूप है? इमोजी जो होता है वो अशाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार, लिखित संचार, उपयुक्त सभी। तो इमोजी जब हम भेजते हैं ना, वो किस प्रकार के संचार का रूप है? इमोजी हम कब भेजते हैं? जब हमें शब्दों का यूज़ नहीं करना है ना। खाली इमोजी डाल दिया, जैसे थंब डाल दिया हमने, लाइक डिसलाइक वाला चीज़ डाल दी, ठीक है, और हंसने का डाल दिया, रोने वाला डाल दिया। तो जब हमें शब्दों में ना लिखना है ना, तब जाके हम इमोजी यूज़ कर लेते हैं कि शब्दों में हमें लिख के अपनी बात नहीं कहनी है, सिर्फ सिंबल देकर ही समझा देना। 50 देखो ज़रा, कौन सा संचार के साथ सी में शामिल नहीं है? सी में शामिल नहीं है, सी ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन बड़ा मामला गड़बड़ है यार। ये है कोहेसिवनेस इज़ द राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दो। 51, कौन सा शाब्दिक संचार का लाभ नहीं है? कौन सा शाब्दिक संचार का लाभ नहीं है? तो यार ये भी यही है, एक उलझन बढ़ाता है। 52 देखो, निम्न में कौन शाब्दिक संचार का महत्वपूर्ण पहलू है? अब ऐसे क्वेश्चन का तो यार सी पे टिक लगाना पड़ेगा। हैं, लगा दें पक्का? हाँ सर लगा दो पक्का, ए और बी दोनों पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वह संचार जो बोली गई या लिखित भाषा के बिना होता है कहलाता है? बोली गई या लिखित भाषा के बिना होता है? शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, शाब्दिक दृश्य संचार, उपरोक्त सभी। हैं यार बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये, जो है अशाब्दिक संचार है ना। 54 देखो, अध्ययनकर्ताओं के अनुसार एक संचार में शाब्दिक संचार का कितना हिस्सा होता है? और वो होता है 35%। यानी कि एक संचार में शाब्दिक संचार का कितना हिस्सा होता है? 35% होता है ना। 55 देखते हैं, संचार डॉट 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 कौशल का एक भाग होता है, हार्ड, सॉफ्ट, रफ, सोल्ट। तो ये जो सॉफ्ट होता है ना, इसका एक भाग, इस कौशल यानी कि सॉफ्ट कौशल का एक भाग होता है। अच्छा 56 देखो, संचार में अस्पष्ट संदेश का कारण होता है, वो होता है तुम्हारे पास संदेश में स्पष्टता की कमी। ओके 57 देखो, संचार में शोर का मुख्य कारण क्या होता है? संचार में शोर का मुख्य कारण बाह्य हस्तक्षेप, गलतफहमी, स्पष्टता की कमी, संवेगात्मक पक्षपात। तो यार मुझे तो रस सबके सब बढ़िया लगे हैं। तो इसमें ना शोर किसे कहते हो आप? शोर की परिभाषा, एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं ना ऐड हो जाते हैं, जिससे आपको आवाज़ जो है ना वो सही सही सुनाई नहीं देती। तो ये बाह्य हस्तक्षेप इज़ अ राइट ऑप्शन। 58 देखो, संचार में दूरी का क्या आशय है? भेजने वाले और पाने वाले व्यक्ति के बीच की भौतिक दूरी, संदेश को भेजने और पाने के बीच का समय अंतराल, माइक और व्यक्ति के बीच का अंतर, उपरोक्त सभी। हैं अरे यार ले भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो ये दूरी जो होती है ना, डिस्टेंस, कि मैं यहाँ हूँ दिल्ली में बात कर रहा हूँ, तो संदेश भेजने वाले और पाने वाले बीच की दूरी होती है ये। यहाँ पे ये पे टिक लगा दो आप। अच्छा 59 देखो, कौन सा संचार का मैकेनिकल अवरोध है? मैकेनिकल अवरोध है, मैकेनिकल अवरोध है यार। कौन सा संचार का मैकेनिकल अवरोधक है? टूटी हुई टेलीफोन लाइन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 60 देखते हैं, निम्न में कौन एक संचार अवरोधक नहीं है? शोर, भाषाई मुद्दे, सांस्कृतिक भिन्नताएं, प्रभावशाली फीडबैक। तो संचार अवरोधक नहीं है, एक ऐसा है जो संचार अवरोधक नहीं है। डी पे टिक लगाओ, प्रभावशाली फीडबैक। चलिए 61 देखते हैं, शोर, दूरी और वातावरणीय कारक किस प्रकार के अवरोधक का उदाहरण है? तो ये सब के सब जो होते हैं ना वो भौतिक अवरोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, फटाफट तरीके से इसका राइट ऑप्शन देने की कोशिश करना। निम्न में कौन
संचार का व्यक्तिगत अवरोधक नहीं है, नेटवर्क की समस्या। ये व्यक्तिगत अवरोधक नहीं है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है यार। 63 देखो, संचार की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब जब रिसीवर संदेश को सही तरीके से समझ सके। वाह, बहुत बढ़िया, तभी तो होती है, वरना तुम कुछ और लिख रहे हो, अजीब पता ना कौन कौन सी भाषा में तुम लिखे जा रहे हो, अब ऐसा क्या पता कौन सी भाषा आ रही है नहीं। 64 देखो, निम्न में कौन संचार का अर्थगत अवरोधक है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछे हैं यार, हैं। बी पे आप टिक लगा दो, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग में किस प्रकार का संचार अवरोधक उत्पन्न होता है। वो होता है तुम्हारे पास अर्थगत अवरोधक, है ना, सिमेंटिक वेरियर, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेरियर। यानी कि निम्न में कौन एक संचार अवरोधकों का प्रकार नहीं है। तो ये तुम देख रहे हो, ये वैज्ञानिक अवरोधक, यही राइट ऑप्शन है। 67, निम्न में से कौन सी सुनने की विशेषता नहीं है। चलो पहले 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, ये अपने आप यानी कि स्वचालित होती है। इसमें संदेश की डिकोडिंग शामिल होती है, इसमें व्याख्या और प्रतिक्रिया शामिल होती है। तो 67 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, यह अपने आप स्वचालित होती है ना। 68 देखो, पेशेवर स्थिति में अच्छा सुनने का कौशल मदद करता है, पेशेवर स्थिति में अच्छा सुनने का कौशल मदद करता है। तो यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, गलत फहमी कम करने में, है ना। 69 देखो, सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। सी पे टिक लगाओ, सेंसिंग इज ए राइट ऑप्शन। 70 देखो, सक्रिय सुनना क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव लिस्टनिंग। सक्रिय सुनना क्या होता है। पूरे ध्यान और तन्मयता से सुनना, ठीक है। 71, एक व्यक्ति जो भिन्न राय को सुनने से मना कर देता है, क्या दर्शा रहा है। भिन्न राय को सुनने से मना कर देता है, क्या दर्शा रहा है। अरे मन नहीं है, खुलापन, तार्किक चिंतन, पुष्टि पक्षपात, प्रभावशाली सुनना। तो ये जो है ना पुष्टि पक्षपात, ये कन्फर्मेशन बाइस, है ना। 72 देखते हैं, व्यवसाय शिष्टाचार का अर्थ है कार्यस्थल पर व्यावसायिक व्यवहार और क्या है इसमें कायदा। 72 का राइट ऑप्शन में ए पे टिक लगा दूँ। हाँ, ए नंबर ही है राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। चलिए, एक व्यावसायिक ईमेल शिष्टाचार का उदाहरण कौन सा है। तो ये जो तुम देख रहे हो, स्पष्ट, विनम्र और संक्षिप्त संदेश लिखना, है ना। 74 देखते हैं, व्यावसायिक शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है। एक कार्यस्थल अंतर्द्वंद को उत्पन्न करते हैं। तो 74 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, यह व्यावसायिक संबंध बनाने में सहायक होता है ना। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा 75, फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करो। संवेग दर्शाने के संदर्भ में शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक भावपूर्ण होता है। संवेग दर्शाने के संदर्भ में शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक भावपूर्ण होता है, और वो होता है तुम्हारे पास आँखें, यही तो होता है। 76, एक सशक्त हैंडशेक प्राय किस शीत गुण से संबंधित होता है। यार किस शीत गुण से संबंधित होता है, आत्मविश्वास से संबंधित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। शारीरिक भाषा में मिन रिंग का क्या आशय होता है। शारीरिक भाषा में मिर रिंग का क्या आशय होता है। तो कौन कौन बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर आया, जल्दी फटाफट ये सब कमेंट करो। ये डी पे आप टिक लगाओ, रैपिड बनाने के लिए किसी भी शारीरिक भाषा की नकल करना। ओके, 78 देखते हैं, अंतःक्रिया के दौरान व्यक्तिगत स्पेस का अध्ययन कहलाता है, और वो कहलाता है हमेशा प्रोक्सेमिक्स इज द राइट ऑप्शन। 79 देखो, एक वार्तालाप के दौरान सहमति दर्शाने का सामान्य तरीका क्या है। यानी कि ए पे टिक लगाओ, नोडिंग इज द राइट ऑप्शन। 80 देखो जरा, एक बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा पलक झपकाना क्या व्यक्त करता है। ईमानदारी और निष्पक्षता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घबराहट या बेचैनी, अधिक आत्मविश्वास या बोरियत। यानी कि बार बार कोई व्यक्ति पलक फड़का रहा है बातचीत के दौरान, तो वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, ये तो क्वेश्चन है ना हमारा। वो कर रहा है घबराहट या बेचैनी। 81, कौन सी टर्म अशाब्दिक संचार जिसमें शारीरिक भाषा भी शामिल है के अध्ययन को व्यक्त करती है। ये सी पे टिक लगा दो, काइनेसिक्स इज द राइट ऑप्शन। 82, 10 फीट से अधिक की दूरी बनाती है।
इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन या पब्लिक जोन। 10 फीट से अधिक की दूरी बनाती है, तो ये हमेशा बनाती है पब्लिक जोन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के चेतन ज्ञान को समझ को कहते हैं। चेतन ज्ञान और समझ को कहते हैं। अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के चेतन ज्ञान और समझ को कहते हैं। यार ये बड़ा मामला है। आत्म जागरूकता, यही तो बोलते हैं, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। 84 देखो जरा, सोशल मीडिया में हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है आसानी से ढूंढे जा सकने के लिए कीवर्ड या टॉपिक को मार्क करना, है ना। अच्छा, 85 देखते हैं, एक ईमेल एड्रेस बना होता है डॉट 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 भागों से, 4 भागों से, 3 भागों से, 2 या 5 भागों से। एक ईमेल एड्रेस बना होता है, कितने भागों से बना होता है? ये सी पे टिक लगाए, 2 भागों से बना होता है। ठीक है, यहाँ सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 86, नियमों का वह सेट जिसमें सूचना संचार के सभी पहलू नियोजित होते हैं कहलाते हैं। नियमों का वह सेट जिसमें सूचना संचार के सभी पहलू नियोजित होते हैं कहलाते हैं। डी पे आप टिक लगाओ, प्रोटोकॉल इज़ द राइट ऑप्शन। 87 देखते हैं, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यावसायिक नेटवर्किंग और जॉब पाने के लिए सबसे उपयुक्त है? और वह है तुम्हारे पास लिंक्डइन इज़ द राइट ऑप्शन। 88 देखते हैं, निम्न से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक, अमेजन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये जो अमेजन है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। 89 देखो, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चुनौतियां कौन सी हैं? वो हैं तुम्हारे पास साइबर बुलिंग और गलत सूचनाएं, है ना। 90 देखो, कौन सा सोशल मीडिया शिष्टाचार का उदाहरण है? अबे इसमें तो ऑप्शन भी इतने खतरनाक दे रखे हैं, इतने बड़े बड़े हैं भाई। तो ये जो सी नंबर है ना, सम्मानजनक और विनम्र संप्रेषण करना, है ना। 91 देखो जरा, कौन सा वर्चुअल मीटिंग का शिष्टाचार नहीं है? कौन सा वर्चुअल मीटिंग का शिष्टाचार नहीं है? अब ये सोच रहा शिष्टाचार क्या होता है, जल्दी बताओ। कौन सा वर्चुअल मीटिंग का शिष्टाचार नहीं है? ये बी पे आप टिक लगाओ, माइक्रोफोन हमेशा ऑन होना चाहिए। अच्छा, 92 देखो ज़रा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। कौन सा सामान्य ऑनलाइन मीटिंग शिष्टाचार है? मीटिंग के पहले से प्लान करना, घर पर दूसरे से बात ना करना, इस पर स्पष्ट और संचित होना। अब क्या तीनों मीटिंग शिष्टाचार हैं और सामान्य ऑनलाइन मीटिंग शिष्टाचार हैं, या ए और 2 दोनों, ए और 3 दोनों? पहले ज़रा ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, यानी कि जो दे रखे हैं 1 2 3 ये पढ़ लो ठीक से। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी, यानी कि तीनों के तीनों अच्छे हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं। डी पे टिक लगा दो। 93 देखो ज़रा, निम्न में कौन सा एक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है? साक्षात्कारकर्ता का मनोरंजन करना, अभ्यर्थी को भ्रमित करना, अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता जांचना, अभ्यर्थी से सूचना एकत्रित करना। तो मेरे ख्याल से 93 का ए नंबर, अभ्यर्थी से सूचना एकत्र करना, ये होगा, या फिर यह वाला डी नंबर, अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता जांच करना? नहीं, शारीरिक योग्यता क्यों जांचेंगे यार, फिजिकल, वो तो फिजिकल होता है ना। अभ्यर्थी से सूचना एकत्र करना, ये राइट ऑप्शन लग रहा है मुझे। कौन सा साक्षात्कार प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पर सबसे अच्छा होता है? वो होता है ये वाला, टेलीफोनिक। क्वेश्चन नंबर 95, जब निश्चित प्रश्नों की लिस्ट को एक ही क्रम में सभी प्रतिभागियों पर प्रशासित किया जाता है तो इसे कहते हैं, ये लगा दो, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके। 96, निम्न में से कौन सी समस्या एक ग्राहक साक्षात्कार हो सकती है? यानी कि कंज्यूमर इंटरव्यू हो सकता है। तो चारों ऑप्शन तीनों पढ़ लो पहले। उच्च पक्ष यानी कि उत्तर पक्षपात पहचान की समस्या, एक नॉन रैंडम प्रतिदर्श। तो 96 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, 1 2 और 3 दोनों। ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक एग्जाम पेपर नहीं दिया है ना, ये जिनका नहीं हुआ जिस यूनिवर्सिटी में, भाई पढ़ के जाना इस क्वेश्चन पेपर को, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। 97, एक व्यक्ति कैसे आत्म जागरूकता को बढ़ा सकता है? एक व्यक्ति कैसे आत्म जागरूकता को बढ़ा सकता है? तो वो दूसरों से फीडबैक प्राप्त करके। 98, कौन सा साक्षात्कार प्रतिभागी से किसी विषय पर गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? डी पे आप टिक लगाओ, फोकस्ड साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू, है ना। 99, कौन सा साक्षात्कार अभ्यर्थी और साक्षात्कारकर्ता के बीच की भौगोलिक दूरी को दूर कर देता है?
तो वो करता है ए वीडियो साक्षात्कार। 100 देखते हैं, वीडियो साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण दोष क्या है। इसके लिए विशिष्ट तकनीकी और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो 100 का बी पे टिक लगा दूँ, यही राइट ऑप्शन है। तो पूरे 100 क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी है। ज़्यादा डिटेल से बताया नहीं है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका पेपर हो गया। बस ये चेक कर लो कि यार कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाकी ज़्यादा सोचो मत, समझो मत, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इस पेपर में यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।